बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़िक्स मेंटर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने कूलम्स लॉ को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, जिन जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा और उसके एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वो लेक्चर में दे देता हूँ। अगर आप चाहें तो उसे टच करके देख सकते हैं। मैंने उसके एंड में आपसे एक सवाल पूछा था। अगर आपका यही आंसर आया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको मुझसे डिस्कस करने की ज़रूरत है, या आप सर्च भी कर सकते हैं थोड़ा। अच्छा, चलें जी, कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब है। ये फ्रेंच है बेसिकली। इसने क्या किया कि जो हम ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस तो ऑलरेडी जानते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि लेक्चर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसने क्वांटिटेटिवली यानी मैथमेटिकली रिलेशनशिप इनके दरमियान निकाला कि जो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ठीक है, ये जो डिवाइस इसने यूज़ किया था उसका नाम टॉर्जन बैलेंस है। अगर आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कई मरतबा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने जो ऑब्ज़र्व किया, इसको 3 जुमलों में बयान किया जा सकता है स्टेटमेंट की शक्ल में। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, मैंने उसको लिखा है इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज़, पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। उन दोनों के जो दो चार्जेस हैं जो कि रेस्ट में होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एक के ऑब्जेक्ट के चार्ज को Q1 से रिप्रेजेंट कर लूँ, दूसरे को Q2 से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 जो है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसके साथ कूलम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से होगा। पहली रिलेशनशिप को देखें। अच्छा, सेकंड उसने कहा कि दिस फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करें तो उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब तीसरी बात कि ये जो कूलम्बिक फोर्स जिसका जिक्र हो रहा है, ये एक्ट करती है उस लाइन के अलोंग, यानी उस लाइन के साथ पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शंस में, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, लेट अस से कि एक लाइन हम अगर ड्रा करें ना, जो कि इसके दोनों के सेंटर में से गुजर रही हो, तो उस लाइन के अलोंग ये फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स एक्ट करती है, या लेफ़्ट साइड की जानिब या राइट साइड की जानिब। डिपेंड करता है कि ये चार्जेस कौन सा साइन रखते हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एंड सो ऑन। अच्छा, तो स्टेटमेंट को अगर इकट्ठा करें, कंबाइन करें, तो इट इज़ कूलम्बिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा, अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो कुछ इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। जबकि प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। मेक श्योर कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है कूलम्स कांस्टेंट। अभी मैं आपको कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन में स्टार्ट में हमने ये लिखा था कि स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज, तो ये स्टेशनरी तो समझ में आता है जो रेस्ट में होते हैं, और पॉइंट चार्ज कौन सा होता है। देखें, अगर ये चार्ज्ड बॉडी है जिस पे चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज्ड बॉडी है इस पे चार्ज Q2 है, इनके साइजेस को अगर मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूं और इनके सेंटर्स के दरमियान फासले को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूं, तो इनके साइज़ के मुकाबले में इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत 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 ज़्यादा हो, तो उस सूरत में ये पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। पॉइंट चार्ज की एक बात आपके बुक में कुछ इस तरह से लिखी थी कि इनका जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस।
और दूसरी बात ये कि ये बहुत छोटे होने चाहिए। पॉइंट किसे कहते हैं? जो इनडिविजिबल हो, तो ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस एंड स्टेशनरी चार्जेस। आ जाते हैं, इस इक्वेशन 1 को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट के इसके बारे में अब बात करते हैं। देखें, ये जो कूलम्स कांस्टेंट है ना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुआ, और दूसरा चार्जेस जो अभी आपको बताए उनके दरमियान मीडियम कौन सा था। जैसे कि इस वक्त इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम है। इस रास्ते में एयर है, वैक्यूम है, रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है, मेटल, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मीडियम पर भी डिपेंड करता है। सो हम ऐसा करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तो बात करें तो हम सिस्टम इंटरनेशनल के फॉलोअर हैं, एसआई सिस्टम को ले लेते हैं। और इसी तरह अगर बात करें मीडियम की, तो हम एज अ मीडियम वैक्यूम कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर एसआई सिस्टम हो और मीडियम वैक्यूम हो, तो फिर के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जब ये 4 पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये निकलती है, जिसे मैंने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। ये कांस्टेंट भी आपको एलिमेंट्री चार्ज ई की तरह, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 बताई थी, उस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। आप देखें, इसकी यूनिट भी है, इसकी डायमेंशन भी होगी, जो कि आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और इसकी ये वैल्यू आपको ज़बानी याद रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपकी हेल्प करेगी, ठीक। तो ये कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब एक और चीज़ नई इस वक्त आ गई, ये क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? दरअसल एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में मैं बताऊं कि ये क्या है। एक्चुअली ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के ऊपर असरअंदाज होती है। तो लास्ट सेंटेंस देखें, बुक में ये लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, परमिटिविटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि परमिटिविटी, बेसिकली परमिटिविटी परमिट से निकला है कि कितना ज़्यादा या कम कोई मीडियम अलाउ करता है आपस में चार्जेस को अट्रैक्ट करने में या रिपेल करने में। यानी चूँकि आप नोट करें कि परमिटिविटी का और कूलम्बिक फोर्स का भी मैं आपको रिलेशनशिप बताता हूँ, आप नोट करेंगे कि ये एक इन्वर्स टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। तो इन्वर्स में ये होता है कि जितना परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना कूलम्बिक फोर्स फिर घट जाएगी। तो एनीवे, वैक्यूम की परमिटिविटी है, उसकी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। अब ये एक तीसरी वैल्यू है जो आपने याद रखनी है ज़बानी। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ आपने इसको ज़बानी याद रखना होगा। जो इंटरेस्टेड हो वो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं आपके साथ वो डाटा शेयर कर दूंगा कि जहाँ से आप एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू स्टडी कर सकते हैं कि किसने फाइंड की और कैसे फाइंड की। तो अब ये जो इक्वेशन 2 है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं कूलम्स लॉ की इक्वेशन में, यानी जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है, ये देख लें। यहाँ के की वैल्यू उठा के लगाता हूँ, देखें मेरे पास ये आ जाता है, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, ये तो थी जी कूलम्स लॉ को वो करने की मैथमेटिकल फॉर्म, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसे स्टार्ट में कहा था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि मैथमेटिकली उसको ट्रीट किया जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, स्क्वायर टाइप का रिलेशनशिप है, या पावर 1 यानी लीनियर है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है, इसी तरह पावर 3 है, 4 है, वगैरह वगैरह। ये था। लेकिन आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी तक मैंने कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। तो ऐसा करते हैं कि कूलम लॉ को वेक्टोरियली भी स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 2 पॉइंट ज़रा अपने जहन में रखने होंगे जिन्हें मैंने यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहला 2 लफ्ज़ जो इस्तेमाल होंगे, एक है सोर्स चार्ज एंड फील्ड चार्ज के अल्फाज जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल हुए हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। देखें, आपने एक चार्जड पार्टिकल जो है, लेट अस से ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है। आप देखना चाहते हैं कि Q1 Q2 पर क्या असर डालता है, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें कि Q1 कितना असर डालता है Q2 पर,
ये मेरे अल्फाज पे ज़रा आप नोट करें, मैं जहाँ ज़ोर दे रहा हूँ यहाँ से आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों ये ज़ोर देकर बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 का असर देखना चाहता हूँ Q2 पर, तो जो असर डालता है वो सोर्स चार्ज, जिस पर असर होता है वो फील्ड चार्ज। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज होगा और ये फील्ड चार्ज होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यूनिट वेक्टर, जब आप डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तो साथ यूनिट वेक्टर लगाया करते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। देखें, ऑलवेज को हाईलाइट इसीलिए किया है कि आपको क्लियरली पता चले कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। कैसे? सोर्स चार्ज से फील्ड चार्ज की तरफ, सोर्स चार्ज से फील्ड चार्ज की तरफ हमेशा यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड होगा। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अगर ये सोर्स चार्ज ले लें और इसको फील्ड चार्ज ले लें तो इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर की। तो ये देख लें जी, लेट Q बी द सोर्स चार्ज। अब अज्यूम करते हैं कि Q1 जो है वो सोर्स चार्ज है और Q2 फील्ड चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। हम इसका उल्टा भी नीचे देखें लेने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। Q2 बी द फील्ड चार्ज, देन फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। ज़रा नोट करें, ऑन Q2 बाय Q1। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 बाय 1, F21 से मैंने इसको इंडिकेट किया, वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और राइट साइड पे देखें, मैंने सिर्फ यहाँ एक यूनिट वेक्टर लगा दिया, और यूनिट वेक्टर मैंने क्या कहा था? 1 से 2 की जानिब होगा, क्योंकि 1 हमारा इस वक्त सोर्स चार्ज है, 2 हमारा फील्ड चार्ज है। तो फोर्स जो 2 पर लग रही है 1 की वजह से, वो है F21, जो कि बराबर होगी ये सारा वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, जो कि 1 से 2 की जानिब डायरेक्टेड होगा। इस बात को मैं अभी पिक्चर की शक्ल में भी इंडिकेट कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया जब Q1 सोर्स चार्ज है और Q2 फील्ड चार्ज है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं, ये उल्टा ले लेते हैं, तो Q2 जो है वो हमारा सोर्स चार्ज हो जाएगा। ये देखें, Q2 हमारा सोर्स चार्ज हो जाएगा, Q1 फील्ड चार्ज हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पे क्या असर डाल रहा है। तो ये सोर्स चार्ज हुआ ना, तो अब यूनिट वेक्टर जो है 2 से 1 की जानिब होगा। आए वो भी देख लेते हैं। सो लेट Q2 बी द सोर्स चार्ज एंड Q1 बी द फील्ड चार्ज। Q2 जो है वो सोर्स चार्ज है, Q1 फील्ड चार्ज है। तो फोर्स ऑन 1, ये इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। अब फोर्स ऑन 1 बाय 2, याद रखिएगा ये ऑन और बाय जो हैं इनको हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को समझ सकें कि ये F12 कौन सी फोर्स है? फोर्स 1 पर 2 की वजह से। तो 2 सोर्स चार्ज है, 1 फील्ड चार्ज है। इसके ऊपर क्या असर होगा 1 के ऊपर? तो वो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर सोर्स चार्ज से यानी 2 से 1 की तरफ होगा, यानी फील्ड चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि इस वक्त हमारा Q1 फील्ड चार्ज है। सो ये दोनों इक्वेशन ज़रा आप एक नज़र देख लें कि F21 जो है वो ये सारी वैल्यूज़ और यूनिट वेक्टर है R12, और F12 जो है वो सारी वैल्यूज़ के बाद यूनिट वेक्टर है R21। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूँ, वहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं। देखें, इनिशियली जब मैंने Q1 को सोर्स चार्ज कंसिडर किया था तो ये यूनिट वेक्टर देखें Q1 से Q2 की जानिब, और Q2 पर फोर्स किस जानिब लग रही है? इस पर, इसकी वजह से इस जानिब ये जो एरो मेरा मूव कर रहा है, एरो देखें F21, इस जानिब रिपल्सिव फोर्स लग रही है। ठीक, और जब दूसरे केस में मैंने Q1 को फील्ड और Q2 को सोर्स चार्ज लिया था, तो अब देखें कि यूनिट वेक्टर जो है वो Q2 जो है उससे Q1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है और Q1 फील्ड चार्ज है। अब Q1 पर आप देखें कि जो फोर्स लग रही है, जिसे मैंने F12 से रिप्रेजेंट किया था, वो लेफ़्ट डायरेक्शन में लग रही है, उसके अपोजिट लग रही है, यानी एंटी पैरेलल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है ये गलत है। अगर मैंने ये जो आइडिया आपको कम्युनिकेट किया है, अगर आपको ये समझ आ जाता है, आप इस पर अप्लाई करके देख लीजिएगा कि ये जो एरोज़ की डायरेक्शन है ना, ये गलत बनी हुई है। या फिर मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये F21 और F12 जो लिखा हुआ है ना, ये तरतीब उल्टी हुई है। 12 को 21 और 21 को 12 करना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा। बट एनीवे, मैं इस बात को यूँ भी बयान कर सकता हूँ कि ये जो कूलम्बिक फोर्स है ना,
जिसे मैंने अभी K Q1 Q2 यहाँ नीचे देखें वेक्टर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया भी हुआ है। ये अगर एक जैसे चार्जेस हो ना, एक जैसे चार्जेस जैसा कि दो पॉजिटिव चार्जेस या दोनों नेगेटिव चार्जेस, तो उस सूरत में ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप जानते हो कि कूलम लॉ में Q1 और Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो मैथमेटिक्स में आपने सीखा हुआ है ना, प्लस 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 ही आता है, तो कूलम्बिक फोर्स पॉजिटिव होगी। जबकि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी माइनस माइनस भी तो प्लस आता है, इसलिए दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तब भी कूलम्बिक फोर्स पॉजिटिव ही होगी। अच्छा, पॉजिटिव फोर्स का मतलब भी मैंने यहाँ देखें तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। ये पहली लाइन, पहली के बाद डायरेक्ट आप तीसरी पे आ जाएं। इसमें मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स। आप जानते हैं कि दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो रिपेल ही करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अच्छा, अब आ जाए अपोजिट चार्जेस के लिए। तो अपोजिट चार्जेस जो हैं उनके लिए अगर एक पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे कि इस वक्त Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव ले लेते हैं जैसे कि इस वक्त है, तो प्लस माइनस से माइनस आएगा, तो फिर कूलम्बिक फोर्स नेगेटिव होगी अगर ऑपोजिट चार्जेस हों। ठीक हो गया। तो कूलम्बिक फोर्स पॉजिटिव होती है सिमिलर चार्जेस के लिए, नेगेटिव होती है अपोजिट चार्जेस के लिए। पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो कूलम लॉ में अगर आपको कहीं नेगेटिव साइन नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स की निशानी है। अब मैंने देखें ये जो लास्ट इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर आप नोट करें तो मैंने 1 2 और 2 1 नहीं लिखा, बल्कि ये जर्नली वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कूलम्स लॉ को। तो ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। यहाँ यूनिट वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पर फोर्स को मैंने एरो लगा के एज अ वेक्टर इंडिकेट किया है। अच्छा, अब ज़रा नोट करें। अच्छा, इस फिगर को गौर से देखें। यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 है और ये यूनिट वेक्टर R21 है। अगर मैं इसको इधर ड्रा करूँ ना तो ये आपको नज़र आएगा कि ये अगर राइट साइड को जा रहा है, ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, यानी लेफ़्ट साइड को जा रहा है, तो ये एंटी पैरेलल है। आपको चैप्टर नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स में बताया गया था कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं उनको नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या मैं इस फिगर को देखते हुए R12 और R21 के दरमियान ये रिलेशन लिख सकता हूँ? R12 बराबर है नेगेटिव आफा R21। तो अगर ये आपका जवाब है हाँ लिख सकते हैं, तो उस सूरत में ये जो इक्वेशन है F21, इसके अंदर जो ये 1 2 लिखा हुआ है ना, इसको हटा देता हूँ और 1 2 की जो ये वैल्यू है -R21 ये लगा देता हूँ। तो देखें ये हट जाएगा, इसकी जगह ये लग जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम साइड पे कर देंगे बिल्कुल। तो मेरे पास ये नेगेटिव साइन साइड पे होने पर ये बाकी जो कुछ भी है ये वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया। और आप नोट करें कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² और R21 ये क्या चीज़ है, ज़रा इसको देख लें कि R21 ये वाला, ये एंड में इसका नाम क्या था F21। तो मैंने ये सारा का सारा राइट साइड हटाई और इसकी जगह ये लेफ़्ट यानी कि F12 लगा दिया। ये लगाने के बाद देखें मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। F21 इज इक्वल टू माइनस साइन जो कि ऑलरेडी चल रहा था, और इस सब की जगह हटा के मैंने F12 लगा दिया जो कि ऑलरेडी पीछे अभी आपको दिखा दिया। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ये एक अहम रिजल्ट और कंक्लूजन तक हम पहुँच गए कूलम लॉ को इस्तेमाल करते हुए। ये आपने इक्वेशन जो है ये भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में आपने पढ़ी है, फोर्स एंड मोशन में, कि जिसमें आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में। देखें ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ही है एक्चुअली, और एफ के साथ ये लगा हुआ 2 1 जो है चार्जेस को शो कर रहा है। हम यहाँ कूलम लॉ को इस्तेमाल करते हुए इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहला चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है किस फोर्स के, जो दूसरा चार्ज पहले पर फोर्स लगा रहा है, जबकि डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन में क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन फोर्स दोनों एक जितनी मैग्नीट्यूड के एतबार से लगा रहे हैं। यही बात आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी बताई गई थी कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। यहाँ पर भी Q1 और Q2 चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पर एक जितनी फोर्स लगा रहे हैं।
अच्छा, ये कंक्लूजन था मेरे आज का जो टॉपिक है वो यहाँ कंक्लूड करता है, लेकिन आप स्किप मत कीजिएगा, अभी कुछ है आपको बताने के लिए। मैं लास्ट सेंटेंस यहाँ पर ये पढ़ देता हूँ कि दस कूलम्बिक फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स। ये कूलम्बिक फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का ज़रा मतलब समझ लें। Q1 एंड Q2 both apply same force on each other irrespective of their magnitude। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ये दोनों एक दूसरे पर एक जितनी फोर्स लगाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये ज़ोर देकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चन, कि अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछे ना कि एक चार्ज है 2 कूलम और दूसरा है 10 कूलम, तो बताएं कौन सा ज़्यादा फोर्स लगाएगा दूसरे पे। तो स्टूडेंट इमीडिएटली कहता है कि 10 कूलम वाला ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और 2 कूलम वाला छोटा है तो ये कम फोर्स लगाएगा। यही बात तो आपको ये इतना बड़ा प्रूफ करके समझाई है कि ये जो फोर्सेस हैं ये बराबर हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ से प्रूव कर दिया ना, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखें कि कूलम लॉ के अंदर Q1 और Q2 आपस में क्या हो रहे हैं, क्या ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 10, देखें Q1 की वैल्यू अगर आप 2 पुट करें, Q2 की वैल्यू 10 पुट करें, तो 2 इंटू 10 से भी 20 आता है। लेकिन अगर ये 10 और ये 2 होता तो 10 इंटू 2 से भी तो 20 आता, तो फोर्स फिर भी उतनी ही निकलती, ठीक है। तो कूलम्बिक फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। दोनों चार्जेस छोटा हो बड़ा हो, दोनों एक दूसरे पर एक जितनी फोर्स लगाते हैं। ये इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट था। इसमें आज के दिन आपने कूलम्स लॉ, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये उसका लास्ट रिजल्ट याद रखिएगा, भूलना मत। अभी इसके ऊपर एक सवाल करता हूँ। तो लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक दफ़ा फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि आपने आज के दिन क्या सीखा। बताना आपको सिर्फ इतना है नीचे कमेंट्स में कि ये जो कूलम लॉ को सही तरीके से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो कैसे किया जा सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दुरुस्त है, ये भी आप गौर कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो नन भी पॉसिबल है। याद रखिएगा कि नन भी एक ऑप्शन होता है। तो बाज़ दफ़ा आप इसको इग्नोर तो कर दिया करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे जी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।